हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? सुप्रभात, राम राम। ऑडियो वीडियो ठीक है एकदम? चलिए, तो हम आपका जो उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का जो आपका चैप्टर है जिसमें हॉर्टिकल्चर के बेसिक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है ये हमारे पास दिया गया है, बोला गया है इसमें प्लेग्रा रोग जो है ये कौन से पोषक तत्व की कमी से जो है देखने को मिलता है। पोषक तत्व बोले अगर हम यहाँ देखें तो ये विटामिन लिखा जाएगा, कौन से विटामिन की वजह से जो है देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शंस की तो हमारे पास विटामिन B5 दिया हुआ है, विटामिन B1 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है और B3 जो है ये दिया हुआ है। चलिए, राधे राधे, प्रणाम सभी को। तो हमारे पास ये ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं। अब अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देखें, सबसे पहले हम विटामिन को ही लेकर बात कर लेते हैं। विटामिन जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो विटामिन जो शब्द है ये काश्मीर फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? काश्मीर फंक के द्वारा विटामिन जो शब्द है ये दिया गया था। विटामिन जो है हम दो प्रकार पे देखते हैं। अगर हम घुलनशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण करें, दो प्रकार के विटामिन हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाते हैं जल में घुलनशील और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं वसा में घुलनशील। अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे पास दो हैं, जिनमें एक आ जाता है विटामिन बी और दूसरा हमारे पास आ जाता है विटामिन सी। और वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में घुलनशील हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये जो चार विटामिन है हमारे पास वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। अब जो विटामिन हैं और जो मिनरल्स हैं इनकी विशेषता क्या होती है? देखो, इनसे मानव शरीर को कोई ऊर्जा जो है वो प्राप्त नहीं होती है, यानी एनर्जी देने का काम ये नहीं करते। लेकिन अगर इनका शरीर में कोई कमी हो जाता है ना तो शरीर में कोई ना कोई विकार जरूर हो जाता है ना। अगर विटामिन की कमी होगी तो कोई ना कोई विकार हो जाएगा। तो इसमें से देखो आपसे एक विकार पूछा गया है कि प्लेग्रा जो विकार है ना वो कौन से विटामिन की कमी से जो है हमें देखने को मिलता है, कौन से विटामिन की कमी से जो हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये विटामिन है, विटामिन बी है। विटामिन बी जो है ना ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी जो है पूरे का पूरा जटिल विटामिन है। तो ऐसे में हमारे पास जो प्लेग्रा रोग जो देखने को मिलता है ना वो विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलता है। और विटामिन B3 जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? निकोटेनिक अम्ल के नाम से जो है जाना जाता है। निकोटेनिक अम्ल के नाम से जो है जाना जाता है। निकोटेनिक अम्ल जो है किसे बोला जाता है? विटामिन B3 को बोला जाता है। सही आंसर जो है आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर हमारे पास विटामिन दिए गए हैं। सोर्सेज में अगर हम देखें तो देखो सोर्सेज में विटामिन B3 का जो समृद्ध स्रोत होता है ना वो लीची होता है। अगर हम विटामिन के समृद्ध स्रोत में देखें फलों के अंदर तो लीची के अंदर देखने को मिलता है। और विटामिन बी के अंदर जैसे B2, B3, B5 इस तरह से जो विटामिन है ना इनमें सब्जियों में समृद्ध स्रोत जानते हैं आप कौन सा होता है? तो पालक होता है। कौन सा होता है? पालक। तो फलों के अंदर विटामिन B3 लीची के अंदर है और सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा पालक के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें विटामिन B3 की जिसकी वजह से प्लेग्रा होता है तो ये प्लेग्रा क्या है? गंजापन है। ये जो प्लेग्रा है ना ये क्या होता है? गंजापन होता है। तो डी ऑप्शन यहां इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई, मेरे तक कमेंट आपके पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन अपने पास लिखा गया विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है ये क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? राइबोफ्लेविन देखने को मिलता है। और राइबोफ्लेविन देखो कहीं ना कहीं त्वचा से संबंधित देखने को मिलता है। त्वचा से संबंधित विटामिन जो है देखने को मिलता है। और विटामिन B2 की बात करें, इसकी कमी से जो हमें रोग देखने को मिलते हैं, वैसे कोई साइंटिफिक रोग नहीं है यहाँ पर, लेकिन त्वचा से संबंधित विकार जैसे मुंह का फट जाना है ना, होठों का फट जाना, मुंह के किनारों का जो है फट जाना, ये सब विकार जो है ना ये किसकी वजह से होते हैं? विटामिन B2 की कमी से देखने को मिलते हैं। और विटामिन B2 जो पाया जाता है सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है भाई? फलों के अंदर, बेल पत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सब्जियों में बात करें किसके अंदर पाया जाता है? पालक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पालक के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद देखो हमारे पास दिया गया है विटामिन B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? थायमिन होता है।
या थियामिन बोल देते हैं, थायमिन बोल देंगे, थायमिन होता है। अब विटामिन बी1 की कमी से बात करें तो विटामिन बी1 की कमी से ना एक काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपसे सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन सा? बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। उसके अलावा भूख कम लगती है क्योंकि पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, भूख कम लगती है जिससे वजन कम हो जाएगा, खाएंगे कम वजन कम हो जाएगा, शरीर के अंदर वीकनेस कमजोरी जो है वो महसूस होगी, तो विटामिन बी1 की वजह से। और विटामिन बी1 को क्या बोला जाता है, इस बात को आप बढ़िया ध्यान रखेंगे। विटामिन बी1 को मोरेल विटामिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मोरेल विटामिन जो है बोला जाता है। मोरेल विटामिन आपसे पूछ ले भी मोरेल विटामिन किसको बोला जाता है, तो मोरेल विटामिन जो है विटामिन बी1 को मोरेल विटामिन बोला जाता है। बी1 की वजह से बेरी बेरी होता है और बी1 को मोरेल विटामिन जो है बोला जाता है। और बी1 की बात करें अगर हम फलों के अंदर बात करें तो विटामिन बी1 जो मेवे वाले जो फल होते हैं ना, मेवे, इनके अंदर पाया जाता है। यानी जो नट वाले फल होते हैं इनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें काजू के अंदर, अखरोट के अंदर, बादाम के अंदर, काजू के अंदर, अखरोट के अंदर और बादाम के अंदर जो है हमें देखने को मिल जाता है। और फल सब्जियों में पालक ही है। विटामिन बी1, बी2, बी3 इनमें लीडिंग कौन है? पालक ही है। तो सब्जियों में भाई पालक ही है अपने पास। सब्जियों में क्या है? पालक ही हमें जो है देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखो अपने पास बी5 लिखा गया। बी5 पेंटोथेनिक अम्ल इसे बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम ही आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोला जाता है, तो इसे पेंटोथेनिक अम्ल जो है बोला जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल। लेगरा पूछा गया था, डी ऑप्शन सही होगा। विटामिन बी3 की कमी से देखने को मिलता है जिसका रासायनिक नाम निकोटेनिक अम्ल होता है। चलिए जी, अगला प्रश्न जो है जी हमारे पास आईसीएमआर जो है ये कहां पर है? आईसीएमआर कहां पर है? तो आईसीएमआर का पूरा नाम जो है क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जितने भी औषधि से संबंधित, पोषण से संबंधित जो काम देखता है ना, वो आईसीएमआर देखता है। जैसे भारत के अंदर कृषि से संबंधित जो अनुसंधान है, शिक्षा है और जो प्रसार है, उसे देखने का काम जिस प्रकार से आईसीआर करता है, उसी प्रकार आईसीएमआर भी तो क्या है? काउंसिल है, परिषद है। तो भारत के अंदर जितने भी औषधि से संबंधित, पोषण से संबंधित जो काम है वो आईसीएमआर देखता है। आईसीएमआर कहां स्थित है? तो आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर है ना, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नई दिल्ली के अंदर जो स्थित है। और हमें एक दिन के अंदर कितना खाना चाहिए, जो कि हमारे पास आ जाता है डेली डाइट, एक दिन का खुराक। एक दिन का जो खुराक बताया जाता है ना, वो आईसीएमआर के द्वारा बताया जाता है। डेली डाइट के अंदर यानी एक दिन की खुराक में हमें क्या खाना चाहिए, आईसीएमआर बताता है। अब आपसे देखो, आप एग्रीकल्चर की विद्यार्थी नहीं हो और आपसे पूछेंगे भाई कृषि का काम कौन देखता है, तो आप बताएंगे जी आईसीआर देखता है। अगर आप कृषि विद्यार्थी नहीं है, किसी जनरल व्यक्ति से पूछा जाता है कृषि का काम कौन देखता है, या तो वो मिनिस्ट्री को बताएगा या फिर वो थोड़ा बहुत जानता है तो आईसीआर को बताएगा। अब अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, अपन मेडिसिन की, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो अपन जब पूछते हैं कि डेली डाइट का निर्धारण कौन करता है, तो जी हम बोल देते हैं आईसीएमआर करता है। जिस प्रकार से आईसीआर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, उसी प्रकार से आईसीएमआर के अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है आते हैं, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। उसमें से आईसीएमआर में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है एनआईएन। एनआईएन को क्या बोला जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये कहां पर है? तो ये हैदराबाद के अंदर है। अब आपसे पूछ ले भी उद्यानिकी फसलों में रिसर्च कौन करता है, तो जी आईआईएचआर असरगट्टा बेंगलोर करता है। वैसे तो बोलने को बोल दो चाहे आईसीआर करता है, क्योंकि कृषि का अनुसंधान है भाई, आईसीआर करता है। लेकिन उद्यानिकी फसलों में विशेष कर देखे तो कौन है? आईआईएचआर असरगट्टा बेंगलोर। उसी प्रकार से हमारी डेली डाइट का निर्धारण करता है ना, वो एनआईएन करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद के अंदर है, जो कि यहाँ है। उसके अलावा क्रीडा भी अपने पास यही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा भी अपने पास यही है ना। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में अपने पास इंस्टीट्यूट में जैसे अगर हम बात करें तो आईआईएचआर आ जाता है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बोलते हैं। असरगट्टा बेंगलोर के अंदर ये हमारे पास देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहां से जो वैरायटी विकसित की जाती है, इनके प्रारंभ में क्या लगा रहता है? अर्का जो है लगा रहता है। उसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के अंदर भी अपने पास कई सारे इंस्टीट्यूट जो है आ जाते हैं, जैसे CISH। क्या है CISH? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल इक्री साट भी कहाँ है? हैदराबाद। हाँ, लखनऊ में बात करते हैं। CISH कहां पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी आपका लखनऊ के अंदर है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये भी कहां पर है? तो लखनऊ के अंदर है। ये भी कहां पर हो जाता है? लखनऊ के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से अपने पास इंस्टीट्यूट जो है ये देखने को मिल जाएंगे। इसमें से सही उत्तर जो है इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा जा रहा है कि बंजर भूमि में सोने की जो खान है ये किसे कहा जाता है? बंजर भूमि में सोने की जो खान है वो किसे कहा जाता है? बंजर भूमि का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लमेटिक सोइल है, समस्याग्रस्त मृदा है। समस्याग्रस्त में यहाँ पर तात्पर्य है कि ये जो मृदा है ना अधिक लवणीय क्षारीय है। ये जो मृदा है ये अधिक लवणीय क्षारीय है। अब जहां पर कोई सामान्य फसल नहीं लगाई जा सकती है वहां पर एक फसल को लगाकर ऐसे मानो कि सोने की खान हमें प्राप्त हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं गोल्ड माइन इन वेस्टलैंड। बंजर भूमि में सोने की खान, और बंजर भूमि में सोने की जो खान कहा जाता है वो किसको बोला जाता है? तो बंजर भूमि में सोने की जो खान बोलते हैं हम काजू को बोलते हैं। तो काजू को क्या बोला जाता है? बंजर भूमि में सोने की खान जो है बोला जाता है। अब काजू का अगर हम आगमन देखें भारत के अंदर, तो काजू का जो आगमन किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली इसे लेकर आए थे। कहां पर लेकर आए थे? गोवा के अंदर लेकर आए थे। किस उद्देश्य से लेकर आए थे? तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए लेकर आए थे। तो सोइल इरोजन हो रहा है इसको रोकने के लिए ये लेकर आए थे, है ना, मृदा क्षरण को रोकने के लिए लेकर आए थे। तो भारत के अंदर इसका इंट्रोडक्शन हुआ पुर्तगालियों के द्वारा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंस इसका देखने को मिला। और जो है जहां पर यानी जिस मृदा के अंदर सामान्यतः कोई अन्य फल वृक्ष या अन्य सस्य विज्ञान की फसलें नहीं लगा सकते वहां पर इसे लगा सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। अब देखो जो काजू है भारत के अंदर बिकता है, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छे गुणवत्ता वाले जो काजू है ना वो बाहर भेज दिए जाते हैं। तो काजू को क्या बोला जाता है? डॉलर कमाने वाली फसल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? डॉलर कमाने वाली फसल भी बोलते हैं। डॉलर अर्निंग क्रॉप भी किसको बोला जाता है? काजू को ही बोला जाता है ना, काजू को ही जो है बोला जाता है। तो बंजर भूमि में सोने की खान और इसके अलावा डॉलर कमाने वाली फसल किसको बोलते हैं? काजू को बोला जाता है। काजू के अंदर वैसे उपयोगी भाग देखें तो काजू के अंदर कर्नेल ही उपयोगी भाग है। काजू के अंदर ये अपने पास काजू एप्पल है और इसके साथ ये कर्नेल लगा रहता है। ये काजू का एप्पल कहलाता है, ध्यान रखें, और ये काजू का नट है यानी कि ये कर्नेल भाग हो जाता है। अब ये जो काजू एप्पल है ना इसको गोंद कर, इसको क्रश करके इसका रस तैयार किया जाता है और उस रस के अंदर फर्मेंटेशन, किण्वन करवा दिया जाता है और एक शराब बना ली जाती है जिसको क्या बोला जाता है? फेनी बोला जाता है। तो फेनी आपसे पूछे किससे बनती है? फेनी जो है वो किससे बनती है? क्या यह काजू एप्पल से बनती है या कर्नेल से बनती है? तो ये काजू एप्पल से बनती है। ठीक है। अब काजू के बारे में अगर हम और बात करें तो भारत अच्छा खासा स्थान रखता है, लेकिन अब प्रथम स्थान पर नहीं है, द्वितीय तृतीय स्थान पर है। ये आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है, द्वितीय स्थान पर अंत में देखा गया था, प्रथम अब नहीं है ना, प्रथम स्थान पे नहीं है। काजू की अगर हम बात करें तो ये उसी परिवार से आता है, उसी कुल से आता है जिस कुल से आम आता है, और आम का कुल यहाँ पर कौन सा है? एनाकार्डियेसी। कौन सा है? एनाकार्डियेसी। तो एनाकार्डियेसी कुल से संबंध रखता है। एनाकार्डियेसी से हमारे पास एक तो आम आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास चिरौंजी जो है ये भी जो कि एक वानिकी का पौधा हो जाता है, जंगल का पौधा या फॉरेस्ट्री का प्लांट हो जाता है, चिरौंजी इससे संबंध रखता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पिस्ता होते हैं ना, पिस्ता जिसको हम पिस्ताचो नट बोलते हैं, तो उसका कुल भी कौन सा होता है? एनाकार्डियेसी ही देखने को मिलता है। तो जहां कोई सामान्य पौधा नहीं लगा सकते वहां पर हम इसको लगा के बढ़िया से प्रवर्धन जो है, बढ़िया से जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? डॉलर कमाने वाली फसल या फिर बंजर भूमि में सोने की खान जो इसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर चाय को लेकर, तो चाय जो इसको क्या बोला जाता है? पेय पदार्थों की रानी बोलते हैं भाई। क्या बोला जाता है इसको? तो इसे पेय पदार्थों की रानी जो है ये कहा जाता है। गोल्डन लीफ भी बोलते हैं इसे, लेकिन ये नाम सामान्य नहीं है ना, तो इसे पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। रानी तो बोलेंगे सुबह उठते उठते भाई चाय चाहिए अपने को, उसके बाद ही दूसरा काम हम करते हैं, है ना। अन्य कार्यों में एफिशिएंसी तभी आ पाती जब अपनी पेय पदार्थों की रानी हमें मिलती है। तो पेय पदार्थों की रानी जो है चाय को बोला जाता है। अब चाय जो एक प्रकार की रोपित फसलें हैं, वैसी सारी की सारी जो यहाँ पर लिखी गई हैं सारी की सारी रोपित फसलें यहाँ पर शामिल की गई हैं, प्लांटेशन क्रॉप है शामिल की गई है। देखो चाय के अंदर बात करें तो चाय जो है वो काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। इसके अंदर उपयोगी भाग देखो पत्ती और कलिका। कौन सा उपयोगी भाग है? पत्ती और कलिका जो इसका उपयोगी भाग। अगर हम चाय के अंदर हार्वेस्टिंग की बात करें तो चाय के अंदर जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना तो एक कलिका वह 2 पत्ती अवस्था पर की जाती है।
एक कलिका और 2 पत्ती अवस्था पर चाय की जो तुड़ाई है वो की जाती है। ठीक है, चलो ये अब यहां पर हो गया। उसके बाद है जी ऑयल पाम। ऑयल पाम की बात करें, इसे तेल का ताड़ कहा जाता है। इससे हमें इसका जो फ्रूट है, इसका जो फल है ना, वो यहां पर उपयोगी भाग, इसका जो फल है वो उपयोगी भाग है। फल में भी जो मीजोकार्प है, यानी मध्य फल जो भीती है, जो मीजोकार्प है, इसके अंदर काफी ज्यादा तेल जो है वो देखने को मिलता है। लगभग 55 से लेकर 60% की मात्रा में इसमें तेल पाया जाता है। लगभग 55 से लेकर 60% की मात्रा में इसमें क्या देखने को मिलता है? तेल देखने को मिलता है। अब भारत के अंदर जो खाद्य तेल है उसकी खपत बहुत ज्यादा है ना। खाद्य तेल की जो खपत है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है, तो हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कोई सोर्स चाहिए। तो भारत के द्वारा क्या बोला गया है कि जो खाद्य तेल हम खा रहे हैं, चाहे सरसों का तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है, चाहे सोयाबीन का तेल है, तेल जो हम खा रहे हैं उसमें ऑयल पाम जो है उसे मिलाया जा सकता है। ऑयल पाम का जो तेल उसे मिलाया जा सकता है, तो उस ओ तेल को हम क्या बोल देते हैं? पामोलिन ऑयल भी बोल देते हैं। क्या बोला जाता है? पामोलिन ऑयल भी बोल देते हैं। और प्लस ऑयल पाम को क्या बोला जाता है? सीमांत किसानों की सिंचित फसल भी बोला जाता है। स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप भी बोलते हैं। सीमांत किसानों की सिंचित फसल भी बोलते हैं। सीमांत किसानों की सिंचित फसल जो बोला जाता है ना, ये किसे बोलते हैं? ये ऑयल पाम को बोलते हैं। वैसे देखो, अगर आपसे तेल पूछा जाए ना भी सबसे ज्यादा तेल किसके अंदर है, तो नारियल के अंदर सबसे ज्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है, ध्यान रखें। लेकिन नारियल का तेल सबसे ज्यादा संतृप्त प्रकार के वसीय अम्ल रखता है, जिसके कारण सामान्य कमरे के तापमान पर नारियल का तेल क्या पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है। आप देखते हैं नारियल का तेल सामान्य कमरे के तापमान पर क्या होता है? ठोस होता है ना। तो ये ध्यान रखें। बाकी ऑयल पाम के अंदर देखो परागण, आगे फल आएंगे हमारे पास। देखिए अगर हम परागण देखें तो इसके अंदर जो है वीविल के द्वारा, है ना, वीविल के द्वारा इसमें परागण जो है वो देखने को मिलता है। वीविल के माध्यम से इसका जो परागण है वो देखने को मिलता है। चाहे देखो, चाहे नारियल का तेल है, चाहे ऑयल पाम का तेल है, दोनों में ही संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा पाए जाते हैं। और संतृप्त वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि शरीर में जम जाते हैं, आसानी से पाचित नहीं होते, तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे हृदयघात जैसी बीमारियां भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रबड़ के बारे में। रबड़ जो है इसका उद्गम हुआ है जी ब्राजील से। रबड़ का जो उद्गम हुआ है ये हुआ ब्राजील से। तो शुरू में ब्राजील का ही मोनोपोली था, ब्राजील वाले ही बढ़िया से अर्न कर रहे थे। उसके बाद यहां पर इसमें लीफ ब्लाइट रोग आ जाता है, पत्ती झुलसा रोग आ जाता है। तो ब्लाइट वहां ब्राजील से पूरे का पूरा प्लांटेशन खत्म हो जाता है। तो अंग्रेज लोग, जहां अंग्रेज लोगों ने राज किया था, वहां वहां पर इन्होंने क्या प्लांटेशन करवाया। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है ना वो केरल के अंदर होता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन है वो केरल के अंदर, और पूरे विश्व भर में आप देखें तो थाईलैंड जो देश है ना वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। थाईलैंड प्रोडक्शन करता है हम बात करें तो। उसके अलावा रबड़ में देखें तो रबड़ के अंदर जो उपयोगी भाग है वो क्या होता है? मुख्य तने पर हम क्या कर देते हैं? टेपिंग कर देते हैं, दोहन कर देते हैं, और हमें जो लेटेक्स प्राप्त होता है, हमें जो लेटेक्स प्राप्त होता है वही क्या है? इसका उपयोगी भाग है। वही क्या है? इसका उपयोगी भाग है। और लेटेक्स हम चीरा लगाने पे आएगा, चीरा लगाते हैं, टेपिंग करते हैं, उसको दोहन बोला जाता है, टेपिंग बोलते हैं। और जो हम लेटेक्स के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं या लेटेक्स की यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में इथाइलिन जो पादप हार्मोन है इसका यूज किया जाता है। इथाइलिन बोल दो, इथेनॉल बोल दो, इथरल बोल दो, एक ही बात है। इथाइलिन का उपयोग करते हुए रबड़ के अंदर लेटेक्स के प्रवाह को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका कुल कौन सा होता है? तो यूफोर्बिएसी कुल से जो है संबंध रखता है। यूफोर्बिएसी कुल से रबड़ जो है ये संबंध रखता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास देखो रबड़ से संबंधित अगर हम इंस्टीट्यूट देखें तो हमारे पास है रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको RRII बोलते हैं, ये कहां पर हो जाता है? तो ये कोटायाम केरला के अंदर हो जाता है। कहां पर है जी? कोटायाम केरला के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो। ठीक है, चलिए अब एक विद्यार्थी ने पूछा था कि प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है। देखो प्लांटेशन क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? रोपित फसलें बोलते हैं। ये अभी जो एग्जांपल देखे थे ना चारों के चारों, ये आपके प्लांटेशन क्रॉप के ही थे। रोपित फसलें वो फसलें होती हैं जिन फसलों के लिए कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र जो है वो आवंटित होता है। जैसे अगर आप जाएंगे ना तो आपको वो फसल वहां, उसके अलावा कोई दूसरी फसल देखने को मिलेगी नहीं। जैसे आप साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं, रबड़ के पौधरोपण आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉफी के आपको रोपण देखने को मिल जाएंगे, चाय के रोपण देखने को मिल जाएंगे। इधर दार्जिलिंग के अंदर जाएंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आपको चाय ही चाय देखने को मिलेगी।
तो ये क्या है, विस्तार क्षेत्र में होती है रबड़, है ना। चाय के एग्जांपल से रोपित फसलें भौगोलिक क्षेत्र में लगाई जाती है। उसके अलावा ये जो फसलें होती है ना, इनका भंडारण संभव नहीं है, इनको भंडारित कर ही नहीं सकते, आपको बेचना पड़ता है, तो भंडारण संभव नहीं है। इन फसलों के अंदर प्रसंस्करण बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिना प्रसंस्करण के ये मानव उपयोगी ही नहीं है, प्रसंस्करण अनिवार्य है इनके अंदर। जैसे चाय की पत्ती से सीधा अपन चाय ना थोड़ी पीते हैं, चाय की पत्ती फैक्ट्री में जाती है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, 2 प्रकार की विधियां होती है, सीटीसी मेथड और ऑर्थोडॉक्स मेथड। ऑर्थोडॉक्स मेथड जिसमें से पारंपरिक है, सीटीसी मेथड अपने पास ये क्या हो जाता है, मॉडर्न विधि हो जाता है। तो प्रसंस्करण संभव है, प्रसंस्करण के बिना उपयोगी ये नहीं है। उसके अलावा ये जो फसलें होती है ना, इनके अंदर ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है, बिना मजदूर कुछ नहीं है। जैसे अगर हम चाय के अंदर उदाहरण से देखें तो चाय के अंदर जितना भी लागत होता है उसका 70% जो पैसा जाता है ना, वो केवल लेबर को पे करने में ही चला जाता है ना, लेबर को पे करने में ही चला जाता है। इसका मतलब ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप होती है और ये विस्तृत क्षेत्र पे लगाई जाती हैं। इन पर स्वामित्व जो है, ओनरशिप जो है, किसी एक व्यक्ति की संभव नहीं है, हो सकती है लेकिन संभव नहीं है, कोई किसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। या तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लिप्टन वाले, जैसे टाटा टी वाले, तो वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। या फिर कोऑपरेटिव सहकारिता से साथ कुछ 10-20 किसान मिलकर उसे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास रोपित फसलें हैं, हमारे पास कुल रोपित फसलें 12 जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, कुल फसलें 12 जो है हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है जी, चलिए प्रश्न को कर लिया है। उसके बाद है जी हमारे पास भारत का धार्मिक वृक्ष कौन सा है। भारत का धार्मिक वृक्ष जो है ये कौन सा है। तो भारत के अगर हम धार्मिक वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम लिखे गए हैं। इसमें सबसे पहले फाइकस बेंगालेंसिस है। फाइकस बेंगालेंसिस को हम बैनियन ट्री भी बोलते हैं। बैनियन ट्री का मतलब है जी ये बरगद का है, और बरगद जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, न कि धार्मिक वृक्ष है। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, न कि धार्मिक वृक्ष है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइकस मैक्रोकार्पा की, फाइकस मैक्रोकार्पा को क्या बोला जाता है, चाइनीज बेनियन भी बोलते हैं, अर्थात इसको चाइनीज बरगद के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है इसको, चाइनीज बरगद जो है ये भी इसे बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइकस रिलीजियोसा की, तो फाइकस रिलीजियोसा को हम क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बोधि वृक्ष जो है इसे बोला जाता है। बोधि वृक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध को, वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ट्री ऑफ एनलाइटमेंट या बोधि वृक्ष जो बोलते हैं वो किसे बोला जाता है, फाइकस रिलीजियोसा को बोला जाता है। और हिंदू धर्म के अंदर भी भारत के अंदर पीपल जो से धार्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जाता है और वर्शिप यानी पूजा भी की जाती है। तो भारत का जो धार्मिक वृक्ष है ना वो कौन सा हो जाता है, फाइकस रिलीजियोसा हो जाता है। भारत का जो धार्मिक वृक्ष है वो कौन सा हो जाता है, फाइकस रिलीजियोसा। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाता है, तो ये फाइकस बेंगालेंसिस बैनियन ट्री। अब देखो ये चाइनीज बरगद है ना, फाइकस मैक्रोकार्पा, ये बोनसाई बनाने के लिए बहुत अच्छा है। बोनसाई बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान रखें। बोनसाई क्या है, सजावटी बागवानी के अंदर बड़े पौधे को छोटा रूप दे देना बोनसाई कहलाता है। बोनसाई की बात आ चुकी है तो थोड़ा बता देते हैं आपको। बोनसाई वैसे आगे हम पढ़ेंगे, आगे प्रश्न है हमारे पास। बोनसाई का जो उत्पत्ति है ना वो चाइना से हुआ है, और बोनसाई को जो इंप्रूव करने का जो काम किया ना वो किसने किया, जापानीज लोगों ने किया। तो बोनसाई आर्ट, बोनसाई कला कहाँ का है, तो जापान का है। बोनसाई का उत्पत्ति कहाँ से है, तो ये चाइना से है। सही उत्तर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से फल के अंदर पाई जाती है। वैसे तो देखो प्रोटीन के स्रोत के रूप में हमारी डेली डाइट के अंदर वैसे तो रिच सोर्स देखें तो दलहन है। हालांकि हमें जितना भी प्रोटीन चाहिए उसका लगभग 50-60 के आसपास प्रोटीन हमें अनाजों से ही मिल जाता है। यही कारण है कि हम अनाजों पर बल देते हैं कि वो प्रोटीन समृद्ध हो सके। जैसे मक्का के अंदर क्यूपीएम का कॉन्सेप्ट चलता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज का कॉन्सेप्ट चलता है, जो कि अनाज लाइसिन ट्रिप्टोफैन में कमी दिखाते हैं। तो वो हमारा उद्देश्य क्या है कि उनको पूरा कर दिया जाए। तो महत्वता है फलों की भी, प्रोटीन के लिए समृद्ध स्रोत है, लेकिन किसमें पाया जाता है, तो काजू के अंदर। काजू के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा जो है वो देखने को मिलती है। कितनी पाई जाती है, 21.2% के आसपास। जैसे राउंड फिगर में 21 बोलेंगे, बाकी एग्जैक्ट देखा जाए तो 21.20% मात्रा में इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कितना पाया जाता है, 21.20। उसके बाद अगर हम इसका क्रम देखें तो हमारे पास उसके बाद पाया जाता है आलमंड के अंदर, काजू के बाद बादाम के अंदर देखने को मिलता है।
उसके बाद किसमें देखने को मिलता है, अखरोट के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो ये प्रोटीन के आधार पर क्रम, ये क्या प्रोटीन के आधार पर, इसमें 21.20 है, इसमें 20.8 है, इसमें 15.6 है, ये पाया जाता है। अब वसा के स्रोत पूछे जाए ना आपसे, वसा के स्रोत अगर आपसे पूछे जाए तो वसा के स्रोत में जस्ट आपको उल्टा कर देना है। वसा के स्रोत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ना, ये अखरोट के अंदर वसा पाया जाता है। सबसे ज्यादा कितना पाया जाता है, 64.5% के आसपास। उसके बाद किसे पाया जाएगा, बादाम के अंदर वसा पाया जाएगा। उसके बाद वसा किसमें पाया जाएगा, काजू के अंदर पाया जाएगा। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, उल्टा जो है वो हो जाएगा। काजू के अंदर अलग है ना, काजू के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन है, वसा के अंदर सॉरी जो अखरोट है उसके अंदर सबसे ज्यादा वसा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बारबाडोस चेरी में बात करें तो देखो बारबाडोस चेरी जो है ना, इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी जो है ये देखने को मिलता है। लगभग 1500 मिलीग्राम के आसपास इसमें विटामिन सी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, 1500 मिलीग्राम, 1400 से 1600 है, आप 1500 एग्जैक्ट मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 1500 से 1500 मिलीग्राम के आसपास इसमें विटामिन सी जो है देखने को मिलता है। अगर हम बिलपत्र की बात करें, है ना, ये अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन। बिलपत्र के अंदर बात करें तो सर्वाधिक विटामिन बी2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं ये पाया जाता है, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं ये पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है। और वहीं उसके बाद बात करें तो पपीता के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा विटामिन बी2 पाया जाता है, लगभग 250 मिलीग्राम के आसपास। ठीक है, और आम के अंदर बात करें तो आम में तो सभी को पता है, आम के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, कैरोटीन या फिर रेटिनोल। आम में क्या पाया जाएगा, फटाफट से आप सभी विद्यार्थियों को बताना है, आम में क्या पाया जाएगा, कैरोटीन पाया जाएगा या फिर रेटिनोल पाया जाएगा। और विटामिन ए जो पाया जाता है ना, इसमें कितना पाया जाता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन ए है ये पाया जाता है। और उसके बाद किस में पाया जाता है, तो पपीता के अंदर पाया जाता है ना। पपीता में कितना पाया जाता है, तो 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। सभी विद्यार्थी भाई ये बताएंगे कि आम के अंदर रेटिनोल पाया जाता है या कैरोटीन पाया जाता है, बताइए। आम के अंदर विटामिन ए जो पाया जाता है वो कैरोटीन के रूप में पाया जाएगा या फिर रेटिनोल के रूप में पाया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। देखो क्या पाया जाएगा, देखो रेटिनोल जो होता है ना कलरलेस होता है, रेटिनोल जो होता है ना कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। और आम तो रंगहीन नहीं होता। देखो पादपों के अंदर रंगहीन होने का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। पादपों के अंदर रंगहीन होने का मतलब है कि उसमें हरे रंग के अलावा कोई दूसरा रंग विद्यमान नहीं है, तो वो कलरलेस हो जाता है। और आम जो है वो पीला होता है, और पीला रंग आप सहजता से अंदाजा लगाएं कि पीला रंग किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। तो आम में क्या पाया जाए, कैरोटीन। अब हरे पत्ते वाली सब्जियां भी तो विटामिन ए की समृद्ध स्रोत होती हैं, और वो हरे रंग लिए होती हैं, और हरा रंग जो है वो यहाँ क्लोरोफिल की वजह से होता है, लेकिन विटामिन ए तो उनमें भी बन रहा है ना। तो जो रंगहीन जो सब्जियां होती हैं या कहीं हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, उनमें जो विटामिन ए पाया जाता है वो रेटिनोल के रूप में देखने को मिलता है। और सब्जियों में सबसे विटामिन ए किसमें पाया जाता है, बथुआ के अंदर पाया जाता है। रेटिनोल यानी बथुआ के अंदर पाया जाता है, विटामिन ए बथुआ के अंदर होता है। कितना होता है, 11,300 इंटरनेशनल यूनिट। कितना होता है, 11,300 इंटरनेशनल यूनिट। उसके अलावा देखो, उसके अलावा सब्जियां और भी है, जैसे कोलोकेशिया यानी अरबी की पत्तियां हैं, है ना, टर्निप सलजम की पत्तियां हैं, बीट लीव चुकंदर की पत्तियां, इस प्रकार से क्रमबद्ध है। लेकिन आप गाजर का बढ़िया से ध्यान रखें, गाजर के अंदर प्रति इकाई विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रति इकाई उत्पादन में विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है। कारण, क्योंकि गाजर का उत्पादन ज्यादा होता है अन्य फसलों की तुलना में, क्योंकि गाजर एक जड़ वाली फसल है, और जड़ वाली फसलों का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। और गाजर के अंदर कितना विटामिन ए पाया जाता है, तो 3750 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए जो है ये पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, जिसमें आपसे पूछा गया ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया, सॉरी ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो काजू के अंदर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद हमारे पास प्रश्न है, सर्वाधिक वसा की मात्रा जो है कौन से फल में पाई जाती है। वसा की बात करें तो वसा जो है ये शरीर का संचित भोजन जो इसे कह दिया जाता है, स्टोर्ड फूड कह दिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि मानव कोशिकाएं या जंतु कोशिकाएं जो ऊर्जा ग्रहण करती हैं, ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करती हैं। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं निपटेगा तब तक वसा जो है वो क्या रहेगा, संचित ही रहेगा। और उस दोनों ही अगर खत्म हो गए तब जाके प्रोटीन से मिलेगी। हालांकि प्रोटीन का
कार्य शरीर में ऊर्जा देना नहीं है, शरीर निर्माण है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। जिस प्रकार से पादपों के अंदर हम बात करें वैसे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब में, लेकिन अगर हम जंतुओं में बात करें जो शरीर बना होता है ना, वो प्रोटीन से बना होता है। यानी प्रोटीन का कार्य शरीर में ऊर्जा निर्माण कभी भी नहीं होता है। तो है किसका भाई? तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का है। तो इनको प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो है बोला जाता है। और वसा तब तक काम नहीं आएगा जब तक कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है। तो वसा को संचित भोजन कह दिया जाता है, यानी ये पड़ा रहता है। अब पड़ा रहेगा तो ये लीवर के अंदर ज्यादा संचित होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इसका लीवर फैटी हो चुका है, लीवर फैटी लीवर हो चुका है, अर्थात जो वसा है उसका संचयन लीवर के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, तो उससे मोटापा आ जाता है। अब ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितना ऊर्जा मिलता है? 4 किलो कैलोरी। वसा के 1 ग्राम से कितना मिलता है? 9.3 किलो कैलोरी। और प्रोटीन जिसका काम ऊर्जा देना नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के समान ऊर्जा ही इससे प्राप्त होती है शरीर को। अब ऐसे तो ये एग्जाम कब तक होगा? अब तो परीक्षा तिथि भी आ चुकी है ना, और फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं परीक्षा कब होगा? परीक्षा तिथि आ चुकी है ना। अब देखो यहां पर जो स्रोत है वसा के रूप में अगर स्रोत देखा जाए तो वैसे तो ऑयल सीड है, लेकिन फल भी कम नहीं है, फल के अंदर भी पाया जाता है। फलों के अंदर जो सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है ना, वो अखरोट के अंदर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 64.5 बता रखा है आपको, ये ऑप्शन सही होगा। उसके अलावा किशमिश में बात करें ना, किशमिश प्रोसेस है, ये प्रसंस्करण के बाद है। इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये 77.3% होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। काजू में सबसे ज्यादा वैसे प्रोटीन होता है, काजू में वैसे सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। वसा अगर हम देखें तो वसा सबसे कम होती है इसमें, पीछे आपको क्रम जो है वो लिखवा दिया, अखरोट में सबसे ज्यादा, उसके बाद बादाम, उसके बाद काजू। अब देखो यहाँ पर एवोकाडो है, एवोकाडो बढ़िया एग्जांपल है कैसे। अब वसा के जो स्रोत है ना, हमारे पास अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सारे के सारे सुखाने के बाद है, यानी हमने प्रसंस्करण किया है, नमी को हमने उड़ा दिया है। अब पीछे जो कंपोजिशन बचा उसकी हिस्सेदारी बढ़ चुकी है, तो वो ताजा फलों के हिसाब से नहीं है। अगर हम ताजा फलों के हिसाब से वसा देखें तो ताजा फलों में सबसे ज्यादा वसा एवोकाडो के अंदर पाई जाती है। वैसे 22 से लेकर 26% है, लेकिन एग्जैक्ट 22.6% के आसपास इसमें क्या पाया जाता है? वसा जो है वो देखने को मिलता है। अब ताजा फलों में वसा सबसे ज्यादा एवोकाडो के अंदर है, तो इसको क्या बोला जाता है? बटर फ्रूट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बटर फ्रूट जो इसे बोला जाता है, तो एवोकाडो को बटर फ्रूट बोलते हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं, उन्हें शुगर नहीं खाना है, लेकिन फल तो वो भी खाना चाहते हैं, तो वो नॉर्मल फल तो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट बोलते, शुगर मिल रहा है, लेकिन वो फल खाना चाहते हैं भी, तो एवोकाडो खा सकते हैं। एवोकाडो मधुमेह रोगियों के लिए क्या होता है? गुणकारी होता है। मधुमेह रोगियों के लिए क्या होता है? ये गुणकारी जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो सही उत्तर ए ऑप्शन होगा इसका। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? तो पीछे वैसे आपको बता दिया है। पीछे आपको बता दिया है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है विटामिन ए? आम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? आम के अंदर जो है देखने को मिलता है। बाकी एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। उसके बाद है जी, सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा जो है कौन से फल के अंदर पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन B1 की बात करें तो पीछे आपको बता दिया है, सर्वाधिक विटामिन B1 की जो मात्रा है ना, ये किसके अंदर पाया जाता है? काजू के अंदर जो है देखने को मिलता है। डी ऑप्शन जो है सही होगा। देखो, स्पीड इंक्रीज करें, ठीक है, मैं स्पीड इंक्रीज कर देता हूं, आपके पास ही ब्लैक बुक है, वो ऑप्शन लगाते रहो। मतलब मेरे को बोलना ही है, आप ये चाह रहे हो कि मेरे को बोलना है, बाकी सब कुछ आपको आता है। अगर ऐसा है तो मैं फटाफट से आंसर बता देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप इस बैच के अंदर इनरोल हुए हो, क्यों हुए हो? ताकि प्रश्नों के साथ आप संबंधित जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आप जान सकें, ठीक है। बस आप इस बात के लिए श्योर रहे कि आपको जब बोल दिया गया कि आपका सिलेबस हो जाएगा, टीए का सारा सोल्यूशन हो जाएगा, तब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। चाहे 10 दिन में हो, चाहे आपका 20 दिन में हो, चाहे 30 दिन में हो, आपको बढ़िया से करवा के भेजेंगे। भाई जब आप कहें तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई मार्केट में ये तो नहीं होना चाहिए कि कम करवाया गया है, केवल बुक के आंसर ही बता दिए गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्वालिटी
जो है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा किसमें पाई जाती है? काजू के अंदर। कितना पाया जाता है? आपको पीछे बताया था मैंने, 630 मिलीग्राम जो विटामिन B1 है वो इसमें प्रति 100 ग्राम फल के अंदर देखने को मिलता है। विटामिन B1 थायमीन है, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, और इसको मोरेल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अखरोट में है, उसके बाद बादाम के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ आपको बता रखा है, डी ऑप्शन सही होगा। देखो ऐसा है, जो शुरू में बता दिया ना, जो बातें मैं बता चुका हूं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा पीछे बता दिया है। तो शुरू में इसलिए सब कुछ भूमिका बना के अपन चल रहे हैं, आगे प्रश्न आ रहे हैं तो मैं कहां बता रहा हूं, देखो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक विटामिन B2 की मात्रा जो है कौन से फल के अंदर पाई जाती है? अब सर्वाधिक विटामिन B2 की मात्रा आपको बता दिया है मैंने, इसमें पाया जाता है बेल पत्र के अंदर। कितना पाया जाता है? 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। उसके बाद किसमें पाया जाता है? पपीता के अंदर। कितना? 250 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। आम में विटामिन ए है, बारबाडोस चेरी में विटामिन सी है, काजू में प्रोटीन है, विटामिन B1 है, वसा है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन हम पीछे समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, सर्वाधिक विटामिन B3 की मात्रा किसमें पाई जाती है? विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल। किसमें ज्यादा देखने को मिलता है? तो ये भी पीछे आपको बताया, ये जी लीची के अंदर देखने को मिलता है। जी लीची के अंदर कितना पाया जाता है? 122.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल के अंदर विटामिन B3 जिसको निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए बेल पत्र में विटामिन B2 है, पढ़ लिया। बारबाडोस चेरी में वही है, विटामिन सी। काजू में विटामिन B1, प्रोटीन, वसा। उसके अलावा फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लोह तत्व अर्थात आयरन जो है वो किसमें देखने को मिलता है? आयरन एक खनिज है। देखो विटामिन की बात होगी और खनिज शुरू हो चुके हैं, तो अब आपको एक सामान्य बात बता देता हूं। खनिज व विटामिन ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं, है ना। खनिज व विटामिन ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन शरीर में अगर कोई कमी हो, इनकी कमी हो, तो शरीर में कोई ना कोई विकार जरूर होगा। और सामान्यतः जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हम अनाज से ग्रहण कर लेते हैं, प्रोटीन जो मिलता है वो दलहन से ग्रहण कर लेते हैं, अनाज से भी ग्रहण कर लेते हैं, और वसा जो मिलता है वो तिलहनी फसलों से हम ग्रहण कर लेते हैं। और सामान्यतः सस्य विज्ञान की फसलों में खनिज तथा विटामिन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनका जो समृद्ध स्रोत है ना, वो हमारे डेली डाइट के अंदर क्या है? फल व सब्जियां। क्या है? फल व सब्जियां। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि जो फल और सब्जियां हैं उनसे क्या मिलता है मानव को? तो विटामिन और मिनरल मिलते हैं। अर्थात फल सब्जियां खाएंगे तो विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, जो ऊर्जा तो नहीं देंगे लेकिन शरीर में कोई विकार भी नहीं होने देंगे। अर्थात फलों सब्जियों को हम क्या बोल सकते हैं? सुरक्षात्मक भोजन भी बोल सकते हैं, इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसे प्रोटेक्टिव फूड भी बोल दिया जाता है। कई बार सिंपल सा प्रश्न आता है कि प्रोटेक्टिव फूड में शामिल है, सुरक्षात्मक भोजन में शामिल है, क्या अनाज शामिल है, क्या फल सब्जियां शामिल है? तो फल सब्जियां जो है ये शामिल है, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर कौन सा होगा भाई? सर्वाधिक आयरन। अब सर्वाधिक आयरन देखें ना, तो वैसे पाया जाता है सूखे करौंदे। कितना पाया जाता है? 39.1% पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है सूखे हुए खजूर के अंदर। कितना पाया जाता है? 10.6%। ये क्रम है इनका, ये क्या है? इनका क्रम है। अब आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा विटामिन किसके अंदर है? सबसे ज्यादा आयरन जो है आप किसके अंदर देख पा रहे हैं? करौंदा के अंदर देख पा रहे हैं। क्या करौंदा ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर देखने को मिलेगा। और अगर आयरन की कमी होगी तो कौन सा विकार होगा? आयरन की अगर कमी होगी तो ऐसे में एनीमिया विकार जो है वो देखने को मिलेगा। आयरन की कमी से एनीमिया। आरबीसी की कमी होना अर्थात खून की कमी होना एनीमिया है। अब याद रखें, खनिज में आयरन की कमी से, विटामिन में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसे बोला जाता है इसकी कमी से, और विटामिन B9 जिसको फोलिक अम्ल बोला जाता है, इन तीनों की कमी से क्या होता है? एनीमिया।
इन तीनों की कमी से क्या देखने को मिलता है, एनीमिया जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी आयरन जो है वो मानव शरीर में या कहीं एक ऑक्सीजन की भांति, ऑक्सीजन के लिए एक करियर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन को पूरे परिसंचरण तंत्र में घुमाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ये आयरन जो है यही करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। बाकी आयरन जो सब्जियों में पाया जाता है ना वो अमरेंथस के अंदर पाया जाता है। सब्जियों में जो पाया जाता है ना वो अमरेंथस के अंदर पाया जाता है। अमरेंथस को क्या कहा जाता है, चौलाई कहा जाता है। अमरेंथस को क्या कहा जाता है, तो इसे चौलाई कहा जाता है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखें, विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन बी9 का नाम क्या होता है, फोलिक अम्ल जो है ये देखने को मिलता है। सही ऑप्शन इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, फलों में कौन सी शर्करा जो है ये पाई जाती है। फलों में कौन सी शर्करा जो है पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम वर्गीकरण करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें कुल चार प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो है देखने को मिलते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले मोनोसेकेराइड आ जाते हैं, दूसरे प्रकार के हमारे पास डाइसेकेराइड आ जाते हैं, तीसरे प्रकार के हमारे पास ओलिगोसेकेराइड जो है आ जाते हैं, और चौथे प्रकार के हमारे पास पॉलीसेकेराइड जो है आ जाते हैं। पाली नहीं, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में अगर हम उदाहरण को लेकर बात करें तो मोनोसेकेराइड के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोज, अर्थात जिनका जल अपघटन नहीं करवाया जा सकता है। ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये दो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, मोनो और डाई, ये दोनों सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, तथा ओलिगो और पोली जो हमने लिखा है ये दोनों जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। ग्लूकोज आ जाता है हमारे पास मोनोसेकेराइड में, फ्रक्टोज हमारे पास आ जाता है, उसके अलावा मेनोज जो है ये हमारे पास आ जाता है, उसके अलावा हम बात करें तो ग्लैक्टोज जो है ये हमारे पास आ जाता है। और इनका जल अपघटन नहीं करवाया जा सकता है। स्वाद में सरल है तो ये स्वीट भी होते हैं, अर्थात ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। डाइसेकेराइड को लेकर बात करें तो डाइसेकेराइड में हमारे पास जैसे आ जाते हैं सुक्रोज हमारे पास आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास लैक्टोज आ जाता है, उसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास माल्टोज आ जाता है। ओलिगोसेकेराइड हमें कोई खास उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें नहीं पूछा जाता है। अब देखो डाइसेकेराइड का तात्पर्य क्या है, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ चुकी हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। अर्थात एक और एक दो ही हुए हैं, तो ज्यादा जटिल अभी कहानी नहीं है, सरल ही है कहानी। इसका मतलब ये भी स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे। जब श्रृंखला कार्बोहाइड्रेट की 2 से 10 के दरमियान हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। और जब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड में हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 2 भागों में वर्गीकृत जो है पॉलीसेकेराइड को किया जा सकता है। पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं जो संरचना बनाने का काम करते हैं, और दूसरे पॉलीसेकेराइड हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि भंडारित भोजन के तौर पे काम करते हैं, जो कि भंडारित भोजन के तौर पे जो है काम करते हैं। अगर हम यहां देखें तो जो संरचना का बनाने का काम करते हैं इसमें हमारे पास आ जाते हैं सेलुलोज, उसके अलावा हेमीसेलुलोज, उसके अलावा काइटिन। ये क्या है, संरचना बनाते हैं। सेलुलोज कोशिका भित्ति बनाता है, हेमीसेलुलोज भी कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है, काइटिन जो है कवकों का कोशिका भित्ति बनता है, प्लस जो कीटों का जो बाह्य कंकाल है, जो एक्सोस्केलेटन है ना, वो किससे बनता है, तो वो भी किससे बनता है, अपना काइटिन से बनता है। अब भंडारित भोजन के रूप में बात करें तो भंडारित भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो काम आती हैं इसमें हमारे पास हो जाता है जैसे कि स्टार्च, उसके अलावा ग्लाइकोजन, उसके अलावा इनुलिन, उसके अलावा ग्लैक्टोमेनन भी होता है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये भंडारित प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। अब आपसे पूछा गया जी फलों में शर्करा कौन सी पाई जाती है। देखो फलों के अंदर जो शर्करा पाई जाती है ना वो कौन सी पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। फलों के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है जी, मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड है। ठीक है, स्वाद में मीठी है। ग्लूकोज की बात करें अंगूर में पाया जाता है, मेनोज थोड़े बेरी वाले फलों में पाया जाता है, ग्लैक्टोज अनाज में पाया जाता है। सुक्रोज की बात करें डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। लैक्टोज की बात करें ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है। माल्टोज की बात करें तो 2 ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना हुआ है।
ठीक है। अब संरचना वाले आपको बता दिए हैं। भंडारित भोजन में स्टार्च, पादपों के अंदर भंडारित भोजन होता है स्टार्च के रूप में। ग्लाइकोजन जंतुओं के अंदर भंडारित भोजन है। इनुलिन की बात करें, इनुलिन भी पादप के अंदर ही भंडारित भोजन है, याद रखें। स्पेशली कंपोजिटी अथवा एस्ट्रेसी कुल के जो सदस्य होते हैं ना, इनमें भंडारित भोजन इनुलिन के रूप में ही पाया जाता है, इनुलिन के रूप में ही पाया जाता है। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सूरजमुखी के अंदर बताइए निम्नलिखित में से भंडारित भोजन कौन सा है, वहां स्टार्च तो था ही नहीं, स्टूडेंट्स को हवा ही नहीं लगी, तो उसमें इनुलिन करना था। ठीक है, तो इनुलिन पाया जाता है। देखो अंगूर के अंदर क्या पाया जाता है, अंगूर के अंदर तो ग्लूकोज पाया जाता है, अंगूर के अंदर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुक्रोज के अंदर स्रोत की बात करें, सुक्रोज के अंदर स्रोत की बात करें तो सुक्रोज जो पाया जाता है ये गन्ना के अंदर पाया जाता है, और गन्ना से बनती है चीनी, और चीनी हमारे पास टेबल शुगर है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि टेबल शुगर कौन सी है इसमें से, तो टेबल शुगर जी सुक्रोज को कहते हैं। प्लस ये किसके अंदर पाया जाता है, चुकंदर के अंदर भी पाया जाता है। किसके अंदर होता है, चुकंदर, और चीनी चुकंदर से भी बनती है, आपको पता हो है ना, चुकंदर से भी चीनी बनती है। उसके बाद लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज दूध के अंदर पाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, दूध शर्करा कहा जाता है। माल्टोज किसमें पाया जाता है, तो माल्टोज जो के अंदर पाया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, माल्ट शुगर जो ये बोला जाता है। गुआवा के अंदर, बिल्कुल गुआवा के अंदर फ्रक्टोज है, साथ में ग्लूकोज भी पाया जाता है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखें फल शर्करा ना वो किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को बोला जाता है, क्योंकि फलों में मिठास फ्रक्टोज की वजह से होती है, तो फल शर्करा भी किसे कहा जाता है, फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। क्लियर है, चलिए जी, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी सारी बातें आपको बता दी हैं, क्योंकि आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम ये बात नहीं करेंगे, सीधा आंसर को ही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक भी साथ में हो चुका है, प्लस आपके क्वेश्चन भी आसानी से होंगे समझने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है। देखो सब्जियों में पूछा गया है आपसे, सब्जियों में अगर हम प्रोटीन को लेकर बात करें तो सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रोटीन क्रमशः अगर हम देखें सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए तो सीक्वेंस वाइज सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है सेमफली के अंदर 7.8%, उसके बाद मटर के अंदर 7.2%, उसके बाद पाया जाता है कमला के अंदर 6.9%। ग्वार की जो फली है ये भी तो सब्जी के रूप में काम में ली जाती है ना, ग्वार की जो फली है ये भी तो सब्जी के रूप में काम में ली जाती है, और ग्वार की फली के अंदर जो प्रोटीन मात्रा पाई जाती है ना ताजा अवस्था में जब हम खाते हैं इसमें 3.2 पाया जाता है। अब आप ही देख के बता दो भी सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है, सारी मात्राएं लिखी दी हैं। अब किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन, सेम फली के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, सेम फली के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा जो है वो देखने को मिलती है। ग्वार का जो बीज होता है ना, ग्वार का जो बीज होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा आपसे पूछी जाए तो ग्वार का बीज में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 18% होती है। लेकिन बीज की थोड़ी ना सब्जी आप खाते हो, उससे तो ग्वार गम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, और गम की मात्रा कितनी होती है 30 से लेकर 33% के बीच में मात्रा जो है वो देखने को मिलती है। तो बीज थोड़ी खाते हैं अपन, तो फली खाते हैं, और फली में कितनी मात्रा है 3.2%। चारों ऑप्शन के अंदर प्रोटीन की मात्रा आपको बता दी है, सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहां पर सही उत्तर देखने को मिलेगा। हाँ कुछ क्वेश्चन है भाई, कुछ क्वेश्चन नहीं है। इंद्रेश वर्मा कुछ क्वेश्चन है उसमें, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ अलग है। उसके बाद है सब्जियों में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। देखो सब्जियां जो है ना, सब्जियां सब 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 कुछ में रिच है, कार्बोहाइड्रेट भी ठीक है, जैसे कसावा, शकरकंद, आलू, ठीक है, प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट ठीक है। प्रोटीन की बात करें प्रोटीन भी ठीक है, अभी पीछे पढ़ लिया, सेमफली, मटर, चमड़ा, ग्वार। उसके अलावा अगर हम बात करें खनिज तत्व की तो खनिज तत्व तो पाया जाता है, तभी तो हम सब्जियों को क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक भोजन बोलते हैं। उसके अलावा विटामिन भी तो पाया ही जाता है, पालक वगैरह में पढ़ ही रहे हैं, चौलाई के अंदर पढ़ ही रहे हैं, गेथी के अंदर पढ़ रहे हैं, बथुआ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ पाया जाता है, बढ़िया पाया जाता है। लेकिन सब्जियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता क्या, वसा। सब्जियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है क्या, वसा। प्रोटीन तो होता है दोस्त, है ना, प्रोटीन तो पाया जाता है। ठीक है भैया अरविंद कुमार नहीं 7.8 7.2 इस तरह से पाया जाता है, 7.8 7.2% पाया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है। अभी पीछे आपको बता के हटा था जी, बथुए की पत्तियों में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, सॉरी
बथुए की पत्तियों में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 11,300 इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन ए है वो पाया जाता है। उसके अलावा भी दिए गए हैं, जैसे कोलोकेशिया अरबी की पत्तियों में पाया जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो जो अपने पास टर्निप की पत्तियां, सलजन की पत्तियां, उसमें भी पाया जाता है। जो चुकंदर है उसकी पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन आपको बथुए की पत्तियों में सबसे ज्यादा जो है ना, उसको आपको बढ़िया से याद रखना है। प्लस आपको बताया प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा किसमें पाई जाती है? जी गाजर के अंदर पाई जाती है, 3750 इंटरनेशनल यूनिट। इसे भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आप लोग जो है पूछ लिया जाता है कई बार। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। पालक तो बढ़िया, वैसे भी बढ़िया सोर्स है ही अपने पास। धनिया भी मिनरल्स का बढ़िया सोर्स है। टमाटर विटामिन सी का बढ़िया सोर्स अपने पास आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? विटामिन बी1, बी2, बी3 सब किस में पाया जाता है? पालक के अंदर ही पाया जाता है। अभी आपको बताया था मैंने, है ना। विटामिन बी1, बी2, बी3 किस में पाया जाता है? पालक के अंदर। तो पालक के अंदर ही देखने को मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ये होगा अपने पास। ठीक है, 11,300 इंटरनेशनल यूनिट बताया था ना, 11,300 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विटामिन बी2 किसमें पाया जाता है? अब सर्वाधिक विटामिन बी2 भी किसमें पाया जाता है? पालक के अंदर ही पाया जाता है, 0.56 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास। किसमें होगा? ये भी पालक के अंदर ही होगा। ठीक है, पालक के अंदर ही होता है। उसके बाद है, सर्वाधिक लोहे तत्व कौन सी सब्जी में पाया जाता है? आपको मैंने बताया था जी, करोंदा के अंदर वैसे सबसे ज्यादा है, लेकिन सब्जियों के अंदर, चौलाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मिनरल में अगर हम देखें आयरन तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अमरेंथस जिसको हम बोलते हैं, चौलाई, इसमें पाया जाता है। कितना पाया जाता है? लगभग 22.9 के आसपास, 22.9 के आसपास अमरेंथस के अंदर में प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, 22% के आसपास। ये राउंड फिगर में 23 बोल दो, एग्जैक्ट 22.9% इसमें चौलाई के अंदर अमरेंथस में पाया जाता है। देखो चौलाई को चौलाई ही तो ध्यान रखना है, वैसे तो आपको अमरेंथस भी ध्यान रखें, है ना। अमरेंथस भी आपको जो है ना ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो यहाँ पर जो करी पत्ता लिखा गया है, करी पत्ता के अंदर क्या पाया जाता है? करी पत्ता के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़िया पाई जाती है। करी पत्ता के अंदर प्लस अगेथी के अंदर, अगेथी में, करी पत्ता में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। करी पत्ता में 813 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम पाया जाता है, और करी पत्ता के अंदर 1100 अगेथी के अंदर 1131 मिलीग्राम के आसपास इसमें कैल्शियम जो है देखने को मिलता है ना। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम पता लग गया आपको सब्जियों में, अगेथी के अंदर है। उसके बाद करी पत्ता के अंदर है। और आपसे पूछा गया यहाँ पर सर्वाधिक लोहे तत्व किसमें पाया जाता है? तो ये अमरेंथस बोले तो चौलाई के अंदर पाया जाता है, लगभग आपका 22.9% जो है वो देखने को मिलता है। 830 ये 1130 है, ये 1130 है, ये ठीक है, 1130, 31 नहीं 1130। पालक के अंदर तो भाई B1, B2, B3 पाया जाता है, पीछे प्रश्न कर ही लिए। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है जी, सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? आ ही चुका है, सर्वाधिक कैल्शियम कौन सी सब्जी के अंदर पाया जाता है? एक बार प्रश्न पर आप ध्यान रखें बढ़िया से, है ना। ये अच्छे लग रहे कि नहीं ये बताइए आप लोग, तो फिर मैं देखते हैं कल मैं करवाऊंगा ना करवाऊं। ठीक है, चलो ये बताओ आप लोग, किसमें पाया जाता है? अगेथी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगेथी के अंदर पाया जाता है। कितना? 1130 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। उसके बाद करी पत्ता के अंदर 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जी, बारबाडोस चेरी में विटामिन सी की मात्रा कितनी पाई जाती है? रुक रुक के चल रहा है, एक बार थोड़ा सा आप बेक करके दोबारा से आप जुड़ जाइएगा, सही चल जाएगा। थोड़ा बेक करके दोबारा से जुड़ जाइएगा, वो ठीक चल जाएगा। अब देखो, अब अगर हम देखें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये देखने को मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। इस एस्कॉर्बिक अम्ल की खास बात पता है क्या है? यह है विटामिन प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन। प्रकृति में मौजूद जो विटामिन सबसे ज्यादा है ना, वो कौन सा है? विटामिन सी ही है, यानी अबंडेंट अमाउंट के अंदर पाया जाता है ना। अबंडेंट अमाउंट के अंदर जो है वो करवाया जाता है।
अबंडेंट अमाउंट में, फुल मात्रा में पाया जाता है। अब ये जो विटामिन है जल में घुलनशील है। इस विटामिन की खास बात क्या है, ये विटामिन ताप संवेदी है। ताप संवेदी का तात्पर्य है कि उच्च तापमान पर ये विटामिन बहुत डरता है भाई। उच्च तापमान पर ये विटामिन क्या है, बहुत डरता है, तो ताप संवेदी है विटामिन। यानी जब हम कुकिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला विटामिन भी विटामिन सी है, और ताप संवेदी होने के कारण सबसे ज्यादा नष्ट होने वाला विटामिन भी कौन सा है, विटामिन सी है। तो विटामिन सी सर्वाधिक नष्ट होने वाला विटामिन है। ऐसा है, सर्वाधिक नष्ट होने वाला जो विटामिन है ना, वो भी कौन सा है, विटामिन सी ही है। विटामिन सी की कमी से कौन सा विकार हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से बात करें तो स्कर्वी विकार जो है ये हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर हम देखें, एस्कोर्बिक अम्ल नाम है, तो ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी जो भी सोर्स है इनके, उनमें खटास देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम सबसे ज्यादा सोर्सेज में देखें तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जी ये बारबाडोस चेरी में, जिसको बारबंडस चेरी बोल देते हैं, बारबाडोस चेरी होता है। कितना पाया जाता है, 1400 से लेकर 1600 मिलीग्राम मात्रा के अंदर देखने को मिलता है प्रति 100 ग्राम फल के अंदर। उसके बाद जी आंवला के अंदर विटामिन सी जो हमें देखने को मिलता है, कितना पाया जाता है, 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल के अंदर। उसके बाद बात करें तो हमें अमरूद के अंदर जो है देखने को मिलता है, कितना पाया जाता है, 300 मिलीग्राम होता है, 299 मिलीग्राम एग्जैक्ट लिखा जाता है। उसके बाद देखो जो नींबू वर्गीय फल है ना, जो नींबू वर्गीय फल हैं, ये भी क्या होते हैं, विटामिन सी के बढ़िया स्रोत होते हैं। लगभग 150 से लेकर 160 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा देखने को मिलती है। अब आप ही बता दीजिए कि किसमें विटामिन सी जो है वो यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखने को मिल रहा है। तब इसके अकॉर्डिंग बारबाडस चेरी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो किसमें देखने को मिल रहा है, बारबंडस चेरी के अंदर। सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी ये क्रम जो है आपको बता ही दिया है मैंने। चलिए अगला प्रश्न है जी, विटामिन ए की मात्रा पपीता के अंदर बता दिया आपको, कितना पाया जाता है, 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी बता दी है। खजूर में लोहा तत्व, ये भी बता दिया आपको, खजूर में लोहा तत्व कितना पाया जाता है, 39.1% जो है पाया जाता है। ठीक है, पीछे जैसे मैंने आपको विटामिन ए की कमी से होने वाले विकार नहीं बताए हैं, जैसे जैसे रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, जीरोपेथेलिमा देखने को मिलता है, हाइपरकेरेटोसिस जो है ये देखने को मिलता है ना, ये सब देखने को मिल जाता है। अगेथी को अगेथी ही बोला जाता है। हाँ ठीक है, अगेथी को वैसे नॉर्मली अगेथी ही बोला जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खजूर में लोहा तत्व, बता दिया है आपको, है ना। अगला है जी स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप। अब जब हमने रोपित फसलों के हल्के से इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, एक प्रश्न था आपका जिसमें काजू के बारे में पूछी गई थी बात आपसे कि बंजर भूमि में सोने की खान किसे बोला जाता है, उसमें ये ऑप्शन हमारे पास था और मैंने आपको बताया कि इसे सीमांत किसानों की सिंचित फसल किसे बोला जाता है। सीमांत किसानों की सिंचित फसल किसे बोला जाता है, एक मिनट रुको, गलत बता दिया क्या, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया यार, मैंने वैसे आपको फ्लो में बता दिया, ज्यादा पूछा गया, सॉरी। ठीक है आपने सही बताया है। आपसे पूछा गया है खजूर में, खजूर में कितना पाया जाता है, 10.6% मात्रा में पाया जाता है, मतलब ज्यादा वाला पूछा गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 10.6% पाया जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सॉरी भाई। चलिए उसके बाद है स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप। स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप किसे बोलते हैं अपन लोग, कोई बात नहीं राजकमल, हम भी आपके दिल में जगह बना लेंगे, चिंता मत करो ना। चलिए अब देखो यहां पर सारी फसलें को क्या बोला जाता है आपको बता ही दिया है। ऑयल पाम को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप बोलते हैं, स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप जो ही बोला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। बाकी तेल की मात्रा ज्यादा है इसमें, पामोलिन ऑयल जो प्राप्त करते हैं ना वो इसी से प्राप्त किया जाता है, पामोलिन जो ऑयल प्राप्त किया जाता है इसी से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, पेय पदार्थों की रानी किसको बोलते हैं, बता दीजिए फटाफट से। पेय पदार्थों की जो रानी है वो किसे बोला जाता है,
बिल्कुल, किसे बोला जाता है भाई? चाय को बोला जाता है। चाय को क्या बोलते हैं? पेय पदार्थों की रानी। पेय पदार्थों का राजा कौन है? तो कॉफी है। कॉफी का उत्पत्ति कहां से है? इथोपिया से। कॉफी का उत्पत्ति कहां से है? इथोपिया से, है ना। और बीन्स जो है इसके यूजफुल पार्ट होते हैं। कॉफी के बीन्स जो है ये उपयोगी भाग हमें देखने को मिलते हैं। कहवा को क्या बोला जाता है? तो कहवा को फूड ऑफ गॉड बोला जाता है। फूड ऑफ गॉड अर्थात भगवान का भोजन जो है किसे बोलते हैं? तो कहवा को बोला जाता है। और जो कोइंसिडेंटली हमारे पास 3 फसलें लिखी गई हैं, ये तीनों की तीनों बेवरेज क्रॉप भी हैं, अर्थात पेय पदार्थों वाली फसलें भी हो जाती हैं। पेय पदार्थ वाली फसलें जिनको हम पीने के काम ही लेते हैं, जैसे कोकोवा जिसको हम कहवा बोल रहे हैं, उसके अलावा चाय, उसके अलावा कॉफी, ये क्या है? तीनों की तीनों बेवरेज क्रॉप। ऐसे ही प्लांटेशन क्रॉप के अंदर चबाने वाली फसलें भी हमारे पास देखने को मिलते हैं, जिनको हम मास्कुलेटरी क्रॉप बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मास्कुलेटरी क्रॉप बोला जाता है। और ये चबाने वाली फसलों में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? इसमें हमारे पास एक तो जी आ जाता है पान, जिसको हम बीटल वाइन कहते हैं। क्या बोला जाता है? बीटल वाइन। और दूसरी जी हमारे पास आ जाती है सुपारी। सुपारी को क्या कहा जाता है? तो सुपारी को अरिका नट भी कहते हैं, प्लस बीटल नट भी बोला जाता है। अब बीटल नट आते ही आपको पान पर नहीं जाना है ना। बीटल नट आते ही पान पर नहीं जाना है। बीटल नट आपसे पूछ ले तो वो सुपारी है, अब बीटल वाइन आपसे पूछ ले तो वो पान का पत्ता है। इस बात को आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चबाने वाली फसलें, प्लस ये जो तीनों फसलें हैं ना, जो बेवरेज क्रॉप है आपकी, जैसे कोकोवा, कहवा, चाय और कॉफी, ये तीनों की तीनों फसलें वैसे उत्तेजक फसलों के श्रेणी में भी शामिल की जाती हैं, क्योंकि इनमें कुछ विशेष रसायन पाए जाते हैं। जब हम सेवन करते हैं तो उत्तेजना विकसित होती है। जैसे चाय पीते ही आंखें खुल जाती है ना, उसी प्रकार से कॉफी को पीने से भी उत्तेजना आती है। उत्तेजक पदार्थ क्या है? जो मानव कार्यकी पर कुछ प्रभाव डाले, वो उत्तेजक पदार्थ है। वो स्टिमुलेटिंग एजेंट है, जो मानव कार्यकी पर क्या डाले? कुछ प्रभाव डाले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए जी, बढ़िया जी, आप जुड़ते रहिए। शाम वाली जो 4 बजे वाली क्लास है, मंजीत, हाँ आप तो आते ही हैं, बाकी जो नहीं आते वो भी आ जाए करो भाई। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वहां भी अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। पेय पदार्थों का राजा किसको बोलते हैं? तो अब आपको बता ही दिया, पेय पदार्थों का राजा जी कॉफी को बोला जाता है, ठीक है। पेय पदार्थों का राजा किसको बोलते हैं? कॉफी को बोला जाता है। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, कल्प वृक्ष जो है ये किसे बोला जाता है? रबड़ का कोई वैसे कोई सामान्य नाम नहीं है, ठीक है। रोहिड़ा जो है ना, ये रोहिड़ा जो है, वैसे अगर हम देखें तो रोहिड़ा राजस्थान जो है इसका स्टेट फ्लावर जो है ये हो जाता है। वैसे ट्री ही है लेकिन स्टेट फ्लावर है। और डरना राजस्थान का इसको टीक भी बोलते हैं, टीक ऑफ डेजर्ट, यानी मरुस्थल का टीक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। टीक भी जो इसको बोला जाता है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि उसमें कैफीन पाया जाता है ना, तो कॉफी पीने से नींद नहीं आती, कैफीन पाया जाता है, ठीक है जी। अब अगर हम खिचड़ी की बात करें ना, तो राजस्थान में कल्चरली खिचड़ी को भी क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष बोला जाता है। लेकिन जब इस प्रकार से प्रश्न आए ना, तो किसी राज्य विशेष पर फोकस नहीं करना है। आप किसी राज्य विशेष पर आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। जब राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा गया है, वैसे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई बताओ राजस्थान का जो आया वो कल्प वृक्ष को बोलते, नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली। और सीधा ही पूछा गया कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं, तो ये नारियल को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? नारियल को। नारियल का वानस्पतिक नाम होता है कोकोस न्यूसीफेरा। क्या होता है? कोकोस न्यूसीफेरा जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है। फल का प्रकार ध्यान रखें, ड्रूप होता है नारियल का। फल का प्रकार, नट नाम है नट, लेकिन फल का प्रकार इसमें ड्रूप होता है। इस बात को याद रखना है आपको। नारियल से क्या तैयार किया जाता है? तो नारियल से कोपरा जो है वो तैयार किया जाता है। नारियल को होल नट, पूरे के पूरे नट के तौर पे भी काम में ले लिया जाता है। नारियल का पानी जो है इसे भी उपयोग किया जाता है, तो उपयोग है इसके। अब नारियल जो है इसके इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम में चीरा लगाकर और एक तरल पदार्थ भी प्राप्त किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ताड़ी, या फिर क्या बोला जाता है? नीरा जो है ये बोला जाता है। और इस ताड़ी या नीरा के अंदर अगर किण्वन करवा दिया जाता है, फर्मेंटेशन करवा देते हैं, तो एक हमारे पास अल्कोहलिक बेवरेज प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टोडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोडी।
अब ये सेम जो उत्पाद है ना, ताड़ी और नीरा और टोडी, ये किससे प्राप्त हो जाता है? हमें पल्मीरा पाम से भी प्राप्त होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक बार प्रश्न में पूछा गया था ताड़ी या नीरा किससे बनता है, और पल्मीरा पाम ऑप्शन में नहीं था, तो नारियल जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर था। नारियल जो है ना वो इस प्रश्न का क्या था, सही आंसर था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो पल्मीरा पाम से भी ताड़ी या नीरा बनता है, और इससे भी टोडी जो है वो शराब देसी प्रकार की बनती है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। एडिबल पार्ट है ना, एडिबल पार्ट हमारे पास खाद्य योग्य भाग इसमें। वैसे तो ये नट है ना, अगर हम देखें तो एंडोस्पर्म भ्रूणपोष जो है इसके अंदर खाया जाता है। एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष जो है इसमें खाया जाता है। अब देखो कल्प वृक्ष आपसे पूछ लिया गया, तो कल्प वृक्ष पूछ लिया गया तो सही आंसर बता दिया हमने, नारियल है। अगर आपसे कल्पतरु पूछा जाता है तो कल्पतरु अगर आपसे पूछ ले तो कल्पतरु ये धार्मिकता के हिसाब से नाम दिए गए हैं, और कल्पतरु जो कहा जाता है ना वो केले को कहा जाता है। कल्पतरु जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, केले को कहा जाता है, ठीक है। और 5% बिल्कुल, टोडी के अंदर 5% के आसपास अल्कोहल की मात्रा जो है वो पाई जाती है। 5% के आसपास इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है पाई जाती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दे दो जवाब फटाफट से। चुकंदर में कौन सी शर्करा जो है वो पाई जाती है? चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सी पड़ी है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी विद्यार्थियों को। कौन सी शर्करा पड़ी है हमने? चुकंदर से चीनी बनती है, और चीनी टेबल शुगर जी हम बोलते हैं सुक्रोज को। तो क्या पाया जाता है इसमें? सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है ना। तो ये किसे बोलेंगे हम? चुकंदर में कौन सा शर्करा पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर ये बना हुआ, ग्लूकोज से है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर ये बना हुआ है। मैंने बता दिया है बेरी वाले फलों में पाया जाता है, ग्लूकोज अंगूर के अंदर देखने को मिलता है, फ्रक्टोज को फल शर्करा बोला ही जाता है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ये सारा बता दिया है आपको। दूध के अंदर कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है, अर्थात ये क्या है? एक डाइसेकेराइड है। तो दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर जो है बोला जाता है किसे? लैक्टोज को बोला जाता है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ये हमें देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है? अब जौ वाला भी आपको जब कार्बोहाइड्रेट पूरा ही करा दिया है, पूरा सारे के सारे सोर्स बता दिए, तो ये तो एक मिनट में फट से बन जाएंगे। तो जौ में कौन सा शर्करा पाया जाता है जी? जौ के अंदर जो शर्करा पाया जाता है ना वो जो है जी माल्टोज, माल्टोज पाया जाता है। और ये जो माल्टोज है ना ये बियर उद्योग के लिए जिसको बोला जाता है ब्रीवरी, ब्रीवरी अर्थात बियर उद्योग के लिए ये जो शर्करा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर उद्योग के लिए यानी ब्रीवरी इंडस्ट्री के लिए जौ का जो माल्ट शर्करा है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ये हमें देखने को मिलेगा। चलिए तो हम इतने ही प्रश्न करेंगे है ना, 29 नंबर प्रश्न तक हमने किया है। अभी आगे सर की क्लास है तो आप उससे जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।